जी, सो लेट्स रिज्यूम। इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर के पास फिर ट्रांसमिशन कंपनीज हैं जो कि आपके पास, जैसे एनटीडीसी है जिसको हम हमारा नेशनल ग्रिड भी है कि सारा 220 kV और 132 kV का जो सिस्टम है उसकी लाइंस को मेंटेन करना, ग्रिड स्टेशन को मेंटेन करना, तो ये सब नेटवर्क ऑपरेटर्स कहलाते हैं, टीएनओस कहलाते हैं। और ये रेगुलेटेड बिजनेस होता है, इसकी टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो भी डिटेल्स होती हैं, ये सब जो है वो आपके पास रेगुलेटर्स ही देखता है इसको। सो आपके पास जो है वो टीएसओज के बाद आपके पास नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर। बहुत सी जगहों पे आपके पास हमने जो पढ़ा इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर, और उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर। मतलब एक आपके पास कंपनी है, जो कि मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, कि इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर वो है जो कि हर वक्त लोड और जनरेशन को नजर रखे हुए और उसको बैलेंस कर रहा है। फिर ट्रांसमिशन कंपनीज वो हैं जो कि मेंटेनेंस कर रही हैं ट्रांसमिशन लाइंस की और ग्रिड्स की। अगर इन दोनों का रोल कंबाइन कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर, टीएसओस। सो आपके पास यूरोप के अंदर जो हैं वो ज़्यादातर टीएसओज हैं सारे हर कंट्रीज में, जबकि अमेरिका साइड पे जो है वो आईएसओज अलग हैं और जो उनके नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो अलग हैं। तो ये दुनिया में डिफरेंट मॉडल्स हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो मॉडल है वो तो टीएसओ स्टाइल का है कि एनटीडीसी इज द ओवरऑल कंपनी, उसी का पार्ट है एनपीसीसी जो कि कंट्रोल भी कर रही है एज अ सिस्टम ऑपरेटर, और ये लोग खुद मेंटेन भी कर रहे हैं। बट जो सीटीबीसीएम है उसमें ये इन दोनों को कंपनीज को अलग अलग कर देता है वो, कि इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर अलग हो जाएगा और एनटीडीसी सिर्फ वायर बिजनेस करेगी। लार्ज कंज्यूमर्स वो हैं जो कि बड़े कंज्यूमर है जिनकी हाई डिमांड होती है, जो कि एज पर द नेपरा रूल्स जिनको बीपीसी कहा जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 1 मेगावाट। और स्मॉल कंज्यूमर्स वो हैं जो कि हम आम घरों पे कमर्शियल हैं, जो कि हमें एक मतलब बहुत ही माइनर कंजम्पशन होती है एज कम्पेयर टू किसी भी इंडस्ट्री के। रेगुलेटर आपके पास क्या है? रेगुलेटर जो है वो आपको कमर्शियल और टेक्निकल दो तरह की रेगुलेशन कर रहा होता है आपके पास। कमर्शियल रेगुलेशन का मतलब ये है कि वो टैरिफ दे रहा होता है आपके पास, इसी तरह कंज्यूमर टैरिफ निकाल रहा होता है, इसी तरह आपके पास टेक्निकल के अंदर रूल्स बना रहा होता है कि यार आपने क्या परफॉर्मेंस देनी है, किन लिमिट्स के अंदर रहना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेपरा है जो कि कमर्शियली और टेक्निकली दोनों तरह से रेगुलेट करता है पूरी मार्केट को। बट दुनिया के अंदर अलग अलग भी हैं, मतलब आपके पास यूएसए में भी, और कुछ आपके पास ऑस्ट्रेलिया या और मार्केट्स में कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि कमर्शियली कुछ अलग कंपनीज अलग रेगुलेटर्स हैं और टेक्निकली अलग रेगुलेटर्स हैं। तो अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, देयर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा ये आ जाते हैं कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है कि कितनी किस्म की डिफरेंट कंपनीज हैं, बट किसी भी कंट्री के अंदर मार्केट को चलाने के लिए आपके पास तीन तरह की एंटिटीज होती हैं। वन इज कॉल्ड पॉलिसी मेकर, वन इज कॉल्ड रेगुलेटर एंड वन इज कॉल्ड ऑपरेटर। मतलब ये सिर्फ बिजली के लिए मखसूस नहीं है, चाहे वो गैस हो चाहे टेलीकॉम हो, टेलीकॉम की भी एक अथॉरिटी है, टेलीकॉम की आपके पास मिनिस्ट्री भी है, और फाइनली ऑपरेटर्स आपके पास यूफोन मोबिलिंग वगैरह है। तो सेम हेयर पॉलिसी मेकर्स, जैसे कि हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन है, फिर कुछ और कमेटीज बनी हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह, जो कि हायर लेवल ऑफ डिसीजंस करती हैं कि यार पाकिस्तान, जिनका इम्पैक्ट ईयर्स पे होता है कि यार हमें किस तरह मूव करना है, हमें अपने सिस्टम को कैसा बनाना है, कंपटीशन लाना भी है या नहीं लाना है, या मोनोपोली पे रहना है, ये डिसीजन अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर से ड्राइव करते हैं। रेगुलेटर वो है जो मिड लेवल डिसीजन देता है, जो कि रूल्स बनाता है कि अगले जो मंथ्स टू ईयर्स के अंदर, जो कि हमारे यहाँ नेपरा है। और ऑपरेटर्स हैं वो तमाम बॉडीज जो कि प्लेयर्स हैं, जैसे कि एनटीडीसी, जेनकोज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, केईज, डिस्कोज, वापडाज, ये सब लोग। सो बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि जो लार्ज और स्मॉल की वैसे जो डेफिनेशन हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, वो आपके पास ये है कि एज पर नेपरा डेफिनेशन जो 1 मेगावाट एंड अबव होते हैं उनको ये बल्क पावर कंज्यूमर्स कहते हैं, कि वो बड़े कंज्यूमर्स हैं, और जो उससे नीचे होते हैं मतलब लेस देन 1 मेगावाट, वो स्मॉल कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और अब ये तीन बेसिक एंटिटीज हैं पाकिस्तान में किस तरीके से काम कर रही हैं, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास, आपको पता है कि आपका आइन है, सबसे पहले उसी के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसके ऊपर एक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान में शुरू से जो एक्ट चल रहा था दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, जो कि ऑब्वियसली अंग्रेजों का बनाया हुआ था, जो कि पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, इंडिया पाकिस्तान दोनों में यही चलता था।
और उसके बाद पाकिस्तान में जो फर्स्ट इन्होंने बनाया था दैट इज नेपरा एक्ट 1997, जिसमें पहली बार जो है वो नेपरा क्रिएट हुई थी और इन्होंने वापडा को स्प्लिट किया था फिर उसके बाद, और चीज़ें आगे इवॉल्व हुई थी, वरना इससे पहले एक सिंगल एंटिटी पूरे पाकिस्तान में चलती थी दैट इज कॉल्ड वापडा, और वो 1910 के एक्ट के तहत चलती थी। तो जब तक पार्लियामेंट से ये चीज़ें प्रूव नहीं होती तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बेस होती है आपकी। तो नेपरा एक्ट में लेटेस्ट 2018 के अंदर इन्होंने वो बिग अमेंडमेंट्स किए हैं जिसके थ्रू आप सीटीबीसीएम की तरफ या होलसेल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। 1997 में इंडिकेशंस तो आगे थी आपके पास, बट प्रॉपर जो पावर्स मिली हैं प्लेयर्स को वो 2018 की अमेंडमेंट के बाद मिली हैं। फिर आपके पास कैबिनेट कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने वो डिफरेंट पॉलिसीज देती है, 5 साल 7 साल की जनरेशन की पॉलिसीज, रिन्यूएबल की पॉलिसीज, कि यार अगले 5-7 साल में हमें किस तरीके से किस तरफ बढ़ना है आगे। जिनमें अभी लेटेस्ट जो है वो आपके पास रिन्यूएबल पॉलिसी 2021 और इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 जो है वो इन फील्ड है इस टाइम। और इसके बाद नेपरा है जो कि मुख्तलिफ रूल्स बनाता है, ग्रिड के रूल्स, ग्रिड कोड, डिस्ट्रीब्यूशन कोड, आपके पास व्हीलिंग के रूल्स, आपके पास कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रूल्स वगैरह वगैरह, मतलब देयर आर डिफरेंट रूल्स के यार ये किस तरह कंपनीज चलेंगी, क्या इनके रूल्स होंगे। फिर आपके पास अब एंटिटी आ गई जनरेशन, जनरेशन में कई की अपनी जनरेशन है, जेनकोज है, पब्लिक सेक्टर में आईपी वापडा है, आईपीपीज आपके पास बहुत से हर तरह से, चाहे वो गैस हो चाहे डीजल कोल विंड रिन्यूएबल में, तो आईपीपीज है। एनटीडीसी है जो कि आपके पास इस टाइम ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर दोनों काम कर रहा है। प्लानर का काम भी कर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में जो प्लान बनेगा कि यार अगले 5 साल 7 साल में हमें कितनी डिमांड होगी, कितनी जनरेशन करनी है। फिर मीटरिंग सर्विस प्रोवाइडर के जो कि मीटरिंग होती है आपकी, कि यार जैसे आपके घरों पे बिल आता है तो आपकी मीटरिंग तो ऑब्वियसली के ही करती है, बट जो अपर लेवल पे जो जेनकोस बिजली देती हैं और जो डिस्कोस बिजली खरीदती हैं उसकी जो मीटरिंग है वो एनटीडीसी प्रोवाइड करता है। सिस्टम ऑपरेटर जो कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन से निकल के अलग हो जाएगा, वो सिस्टम ऑपरेटर आपके पास हर वक्त उसकी मेनली ये काम होता है कि वो एक तो डिमांड को बैलेंस करता है सप्लाई के साथ, प्लस आपके पास ऑपरेशनल प्लानिंग फोरकास्टिंग, आज कितनी डिमांड होगी, कल कितनी होगी, कल मुझे कितनी जनरेशन चाहिए मैच करने के लिए वगैरह, ये काम आपके पास सिस्टम ऑपरेटर करता है। मार्केट ऑपरेटर जो है वो आपके पास अभी जो है वो एजेंसी का रोल तय कर रहा था, जो हमने बताया कि पूरे डिस्कोस के भाव पे सीपीपीए खरीदता है और आगे बिजली देता है, फाइनेंशियली बिलिंग को सेटल करता है। बट अल्टीमेटली सीपीपीए विल बी अ मार्केट ऑपरेटर ऑफ इंडिपेंडेंट लाइक के, जो कि खुद बिजली नहीं खरीदेगा बल्कि सिर्फ मॉनिटर करेगा कि यार मार्केट में जो बिजली खरीदी जा रही है उसमें कोई कंफ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उसमें जब बैलेंस के इश्यूज आ रहे हैं तो उसको वो पेमेंट को मतलब सेटल करवाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी जो हैं वो आपके पास क्या हो रहा है कि सारे काम कर रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वायर बिजनेस भी खुद करती हैं, मीटरिंग भी खुद करती हैं, सप्लाई भी खुद करती हैं। बट जब अल्टीमेटली कंपटीशन आएगा तो इसमें से सप्लाई जो है वो इनके पास से अलग हो जाएगी। और हमारे पास जो है वो हम सिंगल बायर पे इस टाइम मार्केट है इस टाइम पाकिस्तान की, हम शिफ्ट हो रहे हैं कॉम्पिटेटिव होलसेल पे, और इंशाल्लाह ताला अगले कुछ सालों के बाद हम इंशाल्लाह कॉम्पिटेटिव रिटेल पे शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज कि वो हमारी कंपटीशन को इंक्रीज कर देगा। अच्छा, हिस्ट्री क्या है आपके पास कि 2002 में ये जो पूरा प्रोसेस है कि मार्केट डेवलप हुई सीटीबीसीएम की तरफ, थोड़ी स्लो दरमियान में रुक गई थी, बट 2002 में एनटीडीसी को जब लाइसेंस दिया गया तो उसी को सिस्टम ऑपरेटर भी बनाया गया, उसी को पावर परचेजर भी बनाया गया, उसी को कहा गया कि यार आप सीटीबीसीएम के ऊपर काम करें, और उसको कहा गया कि यार आपने 2008 तक कुछ इस पे काम करके देना है। बट 2008 तक कोई खास काम नहीं हुआ, तो 2009 में एनटीडीसी के अंदर से अलग से सीपीपीए को निकाल के, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट था, वो अलग कर लिया गया और उसको ये जिम्मेदारी फिर दी गई। बट फाइनली जो इस पे काम सही से स्टार्ट हुआ है दैट इज नेशनल पावर पॉलिसी 2013। जैसे कि मैंने कहा कि जब तक आपके पास जो बेस जो आपके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कि लीगल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जब तक वहां से इंस्ट्रक्शंस नहीं आती चीजें आगे सही से मूव नहीं होती। तो 2013 की जब नेशनल पावर पॉलिसी आई तो वहां पे ये कहा गया कि यार हमें कंपटीशन को इंक्रीज करना है तो इस पे होलसेल मार्केट की तरफ जाना है, ये उसकी कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 2015 में बकायदा ईसीसी जो कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी, उसने ये अप्रूव किया कि यार सीटीबीसीएम का मॉडल जो है वो जून 2017 में लाया जाएगा, और नेपरा जो है वो इसको अप्रूव करेगी और हम इसके ऊपर जून 2020 में इसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। ये उस टाइम मतलब ये डिसीजन किया गया। और फिर 2017 में सीपीपीए ने इस पे काम किया, इसको बनाया, कमेटीज बनी, कमेटीज ने आगे
लेके गए। 2018 में ECC से जो है वो रिव्यू करवाया गया इसको, फिर नए अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि नेपरा कोड बना नया, उस नेपरा के अंदर वो चेंजेस लाई गई नेपरा कोड के अंदर, और फाइनली आपके पास 2019 में नेपरा ने पहले CTBCM का मॉडल अप्रूव किया दिसंबर 2019 में। फिर आपके पास 2021 के अंदर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आ गई थी, और अब नेपरा ने बाकायदा CPPA को मार्केट ऑपरेटर लाइसेंस दे दिया है, जिसमें अप्रूव हो गया है कि यार आप कमर्शियल कोड जो है वो मई 2022 में अप्रूव हो गया है, और अब हम इसके टेस्ट रन के ऊपर हैं। इसके अंदर आपके पास एग्जैक्टली जो काम किए हैं CPPA ने, मतलब इस पूरे इवॉल्वमेंट प्रोसेस में, कि 2016 में इन्होंने बाहर से MRC कंसल्टेंट जो कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उसको हायर किया कि यार मुख्तलिफ पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट मॉडल रहेगा। डिफरेंट कंट्रीज को इन्होंने स्टडी किया, वहाँ से एक्सट्रैक्ट्स लिए, कैसे ये काम करती है, पाकिस्तान में क्या बेस्ट रहेगा। अप्रैल 2017 में मिनिस्ट्री के साथ कमेटीज बनी जिन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। मार्च 2018 में नेपरा को CTBCM ने वो प्लान सबमिट किया। दिसंबर 2019 में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर वो अप्रूव किया नेपरा ने। फिर 2020 में उसका प्लान अप्रूव किया और उसमें 1.5 साल की एक्सटेंशन दी, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें स्टिल मिसिंग थी। तो ECC से अप्रूवल लेके इसको 2022 तक की एक्सटेंशन ली गई इसकी। और प्लान जो था वो ये था कि यार अप्रैल 2022 में हम, मतलब जो नेपरा ने इनिशियली अप्रूव किया था कि CTBCM मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिले के बाद हमने मई 2022 में अब CTBCM का टेस्ट रन अप्रूव हो चुका है, क्योंकि स्टिल उसके अंदर ये क्वेश्चंस थे कि यार ऐसा ना हो कि ये चलने के बाद, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली डेटा बेसिस इन्वॉल्व है, बिलिंग होनी है, तो उसमें कोई एरर्स ना आ रहे हो, तो हम एक 5-6 मंथ्स का एक कुछ टेस्ट रन करते हैं, और उसमें कुछ जो ग्लिचेस आएंगे उसको हम रिमूव करेंगे, और फाइनली ये जो है कमर्शियल ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये अगर आप खुद भी जाके देखें, अगर आप नेपरा की वेबसाइट पे लिखेंगे तो ये वो एक्सट्रैक्ट है जिसमें दिसंबर 5 2019 को ये नेपरा ने इशू किया था, जिसपे इन्होंने अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया था हाई लेवल डिज़ाइन ऑफ CTBCM। और फिर इसके बाद नवंबर 12 2020 में जो आपके पास नेपरा है इसने अप्रूव कर दिया था आपके पास डिटेल डिज़ाइन इसका कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे कैसे इसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी। और फाइनली फिर इसके कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी ने इसको 15 जनवरी 2021 में अप्रूव कर दिया था कि यार जो नेपरा का प्लान है और जो CPP ने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है और इसको आगे बढ़ाया जाए। और फाइनली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइसेंस की एक पिक्चर है कि CPPA को मार्केट ऑपरेटर का लाइसेंस दे दिया गया है कि आप CTBCM का टेस्ट रन जो है वो स्टार्ट कर दें, और ये ऑलरेडी 31 मई को अप्रूव हो चुका है। तो हम फाइनली एक पूरे बैकग्राउंड के बाद हम थोड़ा सा CTBCM के शेयर की तरफ आ जाते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम जस्ट अगले 10-15 मिनट्स में इसको क्लोज करेंगे। तो CTBCM में आपके पास क्या है कि ओल्ड आपके पास ये हो रहा था कि NTDC एक दरमियान में एंटिटी CPPAG जो मैंने आपको बताया एजेंसी रोल था, जो कि तमाम IPP से, तमाम जनरेटर से बिजली खरीदती थी और डिस्कोस को देती थी, और ये एग्रीमेंट जो है CPPA के बिहाफ पे होते थे सारे। बट अल्टीमेटली आपके पास शिफ्ट ये हो रहा है कि NTDC जो है वो आपके पास क्या कर रही है, NTDC के थ्रू ही, वायर के थ्रू जाएगा, बट अब यहाँ पे दरमियान में CPPAG नहीं है, बल्कि जितनी भी डिस्कोज होंगी वो डायरेक्टली IPPs के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो डायरेक्टली बिजली डायरेक्ट खरीदेंगी। इसी तरह आपके पास जो बड़े प्लेयर्स होंगे जिसको हमने बल्क पावर कंज्यूमर का है, वो भी IPP से डायरेक्ट बिजली खरीदेंगे। और जो CPPA है वो खुद स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड मार्केट ऑपरेटर, जो कि अल्टीमेटली जिसका लाइसेंस मिल गया है, और वन इज कॉल्ड SPA, स्पेशल पर्पज एजेंसी। स्पेशल पर्पज एजेंसी क्या करेगी, वो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, जो हमने ओल्ड पावर प्लांट से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट की गारंटीज के साथ हैं, वो सिर्फ उनको वक्ती तौर पे जब तक उनके एग्रीमेंट्स हैं, लाइक किसी का एग्रीमेंट 5 साल का रिमेनिंग है, किसी का 10 साल का रिमेनिंग है, वो तब तक उसको सेटल कराएगी मार्केट में। और जब वंस वो सारे एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे तो मार्केट टोटली ओपन हो जाएगी और CPPA का SPA वाला रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ एक मार्केट ऑपरेटर के तौर पे काम करेगी और बैलेंसिंग के ऊपर काम करेगी। कि आपके पास बैलेंसिंग का मतलब ये है कि हर वक्त आपके, जैसे कि हमने बात की कि आपको सप्लाई और डिमांड हर वक्त बैलेंस करनी है, तो उसमें हर कंज्यूमर की सप्लाई डिमांड जहाँ पे डेविएट करेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी डिफरेंस बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटी वाइज या
आपके पास एनर्जी वाइज आएगा उसको सेटल करेगी। आपके पास दो एंटिटीज हैं पाकिस्तान में, वन इज कॉल्ड पीपीआईबी, प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, और एईडीबी, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। पीपीआईबी क्या करता है, तमाम जो आपके कोल और इस तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जो बड़े लेवल के और थर्मल होते हैं, उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे अभी तक उनके साथ एग्रीमेंट करके उनको एग्जीक्यूट करवाता था। एईडीबी सारे रिन्यूएबल एग्जीक्यूट कराता था, विंड और सोलर। बट क्योंकि अब हमने कहा कि ये तो अब एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं, बल्कि अब तो डिस्कोस डायरेक्ट खरीदा करेंगी, गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होगी वहां पे, तो उसके लिए इनको एक नया रोल दे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड IAA, इंडिपेंडेंट ऑक्शन अथॉरिटी या ऑडिटर, आई थिंक। तो इसका अब क्या होगा कि आपके पास जितनी भी डिस्कोज होंगी वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू नई बिजली खरीदा करेंगी, और पीपीआईबी और एईडीबी उसको मॉनिटर किया करेंगी कि यार ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कोई भी जो है मतलब टैरिफ वाइज कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये बेसिकली सीटीबीसीएम इवॉल्व कर रहा है कि आपके जो ओल्ड मॉडल है उसको लेके जा रहा है बायलेटरल की तरफ, कि हर जो कंपनीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली खरीद रही होंगी। तो जो सीटीबीसीएम में जैसे कि हमने कहा कि यार बायलेटरल मार्केट है, तो बायलेटरल होता क्या है? बायलेटरल का मतलब ये होता है कि यार ये कोई भी दो लोग जो आपस में ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं एक दुकान वाले के पास, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली, मैं गया आपके पास दूध वाले के पास, मैंने बोला यार 1 किलो 1 लीटर मुझे या 1 किलो दूध चाहिए, वो मुझे कहता है यार 150 रुपए की है। ये मेरी और उसकी बात है, हमारी बात 150 रुपए पे सेटल होगी, मैंने उसको पैसे दिए, उससे लिया और आ गया मैं। सो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल, दो लोग सप्लायर और बायर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसमें कोई नेपरा नहीं है, इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर नहीं है, इसमें कोई मार्केट ऑपरेटर नहीं है। हमारी आपस की डील है कि यार बीपीसीज जो हैं वो जाके किसी भी जनरेटर के साथ जाके डील कर सकते हैं कि यार मुझे इतने में आप बिजली दे दो। तो ये उनकी आपस की डील है, वो इसको कैसे करते हैं। तो दिस इज टोटली अ प्राइवेट अरेंजमेंट, इसके अंदर नेगोशिएट उनके दरमियान में आपस में होता है, और किसी कोई भी और एजेंसी इसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। और अल्टीमेटली अभी तो ये क्योंकि अभी पाकिस्तान में जस्ट स्टार्ट है, तो अभी तो इन्होंने रखा है कि आप डायरेक्ट कर लें, बट अल्टीमेटली ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे ये बिकना शुरू हो जाती है, ब्रोकर्स बन जाते हैं। जैसे कि आपके पास मैंने कहा कि जैसे दराज है, दराज टाइप आपके, या अगर आपको जैसे नॉलेज हो शेयर्स की, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है कि अब मैं अगर मुझे किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो मैं एक क्लिक पे उसके साथ जो मेरा रेट उस दिन में तय हो रहा है मैं उससे खरीद सकता हूँ। तो दुनिया के अंदर जो है वो इंट्रा डे और डे हेड मार्केट्स होती हैं, जैसे आज से हफ्ते बाद, आज से दिन बाद की मुझे बिजली खरीदनी है, सो देयर आर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसकी वेबसाइट पे मैं जाऊंगा, मुझे पता होगा यार कौन सी कंपनी कितने कितने में बिजली बेच रही है, किस किस दिन के लिए बेच रही है, मैं उससे वहीं पे खरीद सकता हूँ। तो अल्टीमेटली पहले तो अभी मैनुअल डीलिंग है, बट किसी टाइम के बाद जब आपकी मार्केट इवॉल्व करती है तो देयर आर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये चीजें डायरेक्टली सेटल हो जाती हैं। और मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर भी बहुत सी डिटेल्स है कि आपके पास बायलेटरल ट्रेडिंग, पूल ट्रेडिंग और ये सब क्या है, और हम इसको मतलब ये एक पूरा कोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का कोर्स है, ये एनईडी के अंदर मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी टीच भी कर रहा हूँ, तो वो एक 16 क्लासेस में हम इन चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें आपके लिए शायद नई भी होंगी और कुछ थोड़ी सी इजी भी हों, बट कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो वो हम लेटर किसी और डिटेल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। तो सीटीबीसीएम के प्रिंसिपल्स क्या है, सीटीबीसीएम को लाने का बैकग्राउंड क्या है, वो आपके पास ये है कि सो शरियार का एक क्वेश्चन है, इन द एक्सपेक्टेड एफिशिएंसीज व्हिच सीटीबीसीएम इज एंटिसिपेटेड टू बीइंग अबाउट, इज देयर सम एलिमेंट दैट मे एड्रेस लॉसेस ऑफ द वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये हैं, मैं इस पे थोड़ा सा आप रुके, एंड पे चैलेंजेस की स्लाइड है, वहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं। सो सीटीबीसीएम जो है वो लाने के मकसद क्या क्या है, क्या एफिशिएंसी आए, जनरेशन की कॉस्ट कम हो, आपके पास फ्री राइडिंग आ जाए, मतलब आपके पास ओपन एक्सेस हो जाए, हर किसी को बिजली वायर में से गुजारने का ऑप्शन मिल जाए, गवर्नमेंट की कॉस्ट खत्म हो जाए, सब्सिडीज खत्म हो जाए, गवर्नमेंट इसमें से बाहर निकले इस सेक्टर में से, नो कॉस्ट इंक्रीज फॉर रिमेनिंग कंज्यूमर्स। तो आपके पास जो है इसी तरह लेवलाइज प्लेइंग फील्ड हो जाए डिस्कोस के लिए और जो बिजली डायरेक्ट बेच रहे हैं उनके लिए। ट्रेडिंग इसके अंदर कैसे होगी, जैसे कि हमने कहा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, डिस्कोस जो बिजली खरीदेगी किसी भी जनरेटर से डायरेक्ट खरीदेगी, बीपीसी डायरेक्ट खरीदेंगे, उनके आपस में बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सिस्टम ऑपरेटर जो होगा वो हर एक एक घंटे की मार्जिनल प्राइसेस निकालेगा, और जो भी जिसके इम्बैलेंस होंगे पावर के वो उस प्राइस के ऊपर सेटल कर दिया करेगा। डिस्कोस जो है वो कॉम्पिटेटिव बिडिंग से आपके पास
बिजली खरीदेंगे नए, कोई भी नया टैरिफ कैलकुलेट नहीं हुआ करेगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ करेगी, ताकि उसमें जो सबसे लीस्ट प्राइस कॉस्ट वाला सेलर है उसको ही अवार्ड हो। ये आपके पास एलिजिबल कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट खरीद सकेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एलिजिबल कंज्यूमर्स लाइक 1 मेगावाट वाले बीपीसी जिनका 1 मेगावाट से ऊपर का लोड है। इसी तरह इसके जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि सिस्टम की रिलायबिलिटी को रखने के लिए इसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स कहा गया है कि यार वो हम रखेंगे, वन इज कॉल्ड एनर्जी एंड वन इज कैपेसिटी। जैसे कि मैंने बात किया था कि बात की थी हमने कि आपके पास जैसे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के पास जो बिल आता है वहाँ पे किलोवाट के भी पैसे होते हैं, किलोवाट आवर के भी पैसे होते हैं। तो यहाँ पे भी जब कोई बिजली खरीदेगा तो उसको दोनों चीजें खरीदनी पड़ेंगी, एनर्जी भी खरीदनी पड़ेगी और कैपेसिटी भी खरीदनी पड़ेगी, टू इंश्योर के यार रिलायबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। बाकी ये काफी इटसेल्फ ये बड़ा एक रिसर्च टॉपिक है, वो बड़े प्लेटफॉर्म सॉरी रिसर्च पेपर्स भी आपको मिलेंगे कि यार कैपेसिटी खरीदनी चाहिए या सिर्फ एनर्जी खरीदनी चाहिए, क्या होता है। यूरोप के अंदर आपके बहुत से मुल्क जो कंट्रीज हैं वहाँ पे सिर्फ एनर्जी ट्रेड होती है, बट आपके पास जो जैसे इवन इंग्लैंड भी अब कैपेसिटी के ऊपर आ रहा है और आपके पास यूएसए में भी कैपेसिटी को परचेज किया जा रहा है। सो कॉस्ट के ऊपर भी बात करते हैं शहरियार। पावर प्रोक्योरमेंट जो है वो 100% यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑब्लिगेशन आईजी सेप के थ्रू होगी। आईजी सेप जो है इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान है, जो कि पहले गवर्नमेंट जो है रेंडमली चीजें जो कोई इंटरेस्ट होता था वो आके अप्लाई करता था, आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब एक आईजी सेप प्लान बनता है जो कि ऑलरेडी अप्रूव है, बना हुआ है। उसके तहत एक इंडिकेशन है कि यार अगले 10 सालों में पाकिस्तान को कितनी एनर्जी चाहिए और उस पर हमें क्या टारगेट है हमारा, हमें रिन्यूएबल कितनी ऐड करनी है, कोल कितना ऐड करना है। तो वो उसी के तहत पावर प्रोक्योरमेंट हुआ करेगी, अलग से नहीं हुआ करेगी। मार्केट आर्किटेक्चर क्या है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर कंपनी के अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो आपके पास कैपेसिटी और एनर्जी में होगा कि आप अगर अपनी एनर्जी या कैपेसिटी से डेविएट करेंगे तो वो आपको इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर उसको बैलेंस करेगा और उसकी प्राइस जो है मार्केट ऑपरेटर आपसे चार्ज करेगा उस बैलेंस को करने के लिए। मेन फीचर्स आपके पास क्या है जी, मार्केट ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर इंडिपेंडेंट होगा, किसी की साइड का नहीं होगा, ना जनरेटर्स को फेवर करेगा ना कंज्यूमर्स को फेवर, एक इंडिपेंडेंटली वो एक एफिशिएंट सिस्टम को चलाएगा। जितनी भी डिस्पैच ऑपरेशन होंगे सिस्टम ऑपरेटर करेगा और वो सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इकोनॉमिक डिस्पैच करेगा। इकोनॉमिक डिस्पैच का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सस्ता जनरेटर चलाएगा, फिर उससे महंगा जनरेटर चलाएगा, फिर उससे महंगा जनरेटर चलाएगा। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे ओवरलोडिंग का कंस्ट्रेंट है कि यार एक वायर है और उसके अंदर से 500 एम्पेयर से ज्यादा नहीं जा सकते, तो उसके लिए फिर वो वहां और जनरेटर ऑन नहीं कर सकता, बल्कि उसको किसी और जगह पे चलाने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से वो डिस्पैच करेगा और जनरेशन की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी थ्रू द कैपेसिटी ऑब्लिगेशंस। इसी तरह आपके पास ये हम कर चुके हैं कर गवर्नमेंट सपोर्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि डिस्कोज, क्योंकि आपके पास कुछ डिस्कोज बहुत ज्यादा लो परफॉर्मिंग है, बहुत लॉसेज हैं, तो वहां पे जब तक कि वो कुछ बेहतर नहीं हो सकती तब तक गवर्नमेंट सपोर्ट वहां जारी रहेगी और बैलेंसिंग मैकेनिज्म जो है वो मार्केट प्राइसेस के ऊपर वर्क किया करेगा। इसी तरह आपके पास जो लेगेसी पीपीएज हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पुराने आपके पास पावर परचेज एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं वो डिस्कोज के साथ कायम रहेंगे और उसको एसपीए जो है स्पेशल पर्पज एजेंसी जो है वो तब तक चलाती रहेगी जब तक वो एग्रीमेंट सेंड नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है तो उसको आपको पूरा करना पड़ता है अपने एग्रीमेंट को। और फ्लेक्सिबिलिटीज लाई जाएंगी नए कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, मींस आहिस्ता आहिस्ता नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए जाएंगे डायरेक्ट बायलेटरल पे। तो एक तरफ पुराने कॉन्ट्रैक्ट एंड होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते जाएंगे, तो आपका सिस्टम खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ। और आपके पास ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि टाइम आपका ओवर हो गया है, तो बस कोई खास नहीं, चैलेंजेस हल्के से डिस्कस करते हैं, मुझे 5 मिनट दे दें। तो इसमें मुख्तलिफ चैलेंजेस हमारे पास, सबसे पहले ये कि ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ चीज़ें जल्दी मूव नहीं होती, पुरानी चीज़ें रुकी रहती हैं, बेनिफिट्स के इश्यूज होते हैं। फ्रेजाइल कंडीशन ऑफ डिस्कोज है, पुरानी जो डिस्कोज है उसमें आपको पता है उनके सिस्टम बहुत ख़राब हैं, तो उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को इन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। जनरेशन साइड पे CTBCM आना एक बहुत मुश्किल लगता है फिलहाल, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में और नए जनरेटर्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, तो अभी इतनी जल्दी हमें कोई चेंज जल्दी नज़र नहीं आ रहा जनरेशन साइड पे। और इसी तरह से आपके पास जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक बहुत से BPCs हैं, उनको CTBCM मॉडल की इटसेल्फ डिटेल्स नहीं पता, जो कि उनको इनेबल करने के लिए मुश्किल होगी। और आपके पास जो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी इनका सवाल भी था
कि बहुत से जो आपकी कॉस्ट होती हैं, जैसे इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की कॉस्ट है और इस तरह की कॉस्ट जो कि डिस्कोज पे है, वो आपके पास इन्होंने जो अभी मॉडल बनाया है उसमें ये कि उसकी कुछ कॉस्ट जो है वो पार्शली जो आपके डायरेक्ट प्लेयर्स होंगे उनको वो पास ऑन होगी। तो उसमें वो बीपीसी उसको किस तरीके से देखते हैं और उसमें उनको कितना फ्री मार्केट मिल पाएगी, इसके ऊपर भी अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। और एसएमपी की जो डिस्कवरीज हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, आपने जो पुराने पावर प्लांट्स हैं उनके साथ आपकी मार्जिनल प्राइस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही होगी कुछ पॉइंट्स के ऊपर। और एक ये कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जनरेटर्स नहीं आते तो इस पे कार्टेल भी हो सकता है 5-10 प्लेयर्स हों, तो वो 5-10 प्लेयर्स आपस में कार्टेल कर लेंगे, यार हम तो इतने पे ही बिजली बेचेंगे, इससे नीचे पे नहीं बेचेंगे। और बाकी आपको फाइनली स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, जो कि अभी इस टाइम पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा है। तो वो भी आपके पास एक मुश्किल इशू होगा, क्योंकि जब तक आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होगा आपकी बाकी चीज़ें रन नहीं हो सकती। लेकिन ये कि फाइनली ये कि चेंज इज डिफिकल्ट बट नॉट चेंजिंग इज फैटल, कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो अल्टीमेटली हम तो पावर सेक्टर डूब ही रहा है, तो हमें इस तरह मूव तो होना है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी होगी। फाइनली दो पॉइंट्स बता के एंड कर रहा हूँ। वो ये कि आपके पास जो है बिल्कुल बीपीसी जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सप्लायर के साथ, या सप्लायर को ट्रेडर कहा जाता है, या जनरेटर के साथ डायरेक्टली कर सकते हैं जो कि 1 मेगावाट एंड अबव है। और आपके पास जो शहरयार के दो क्वेश्चन थे उसमें ये था कि बिल्कुल आपके पास जो एफिशिएंसीज हैं वो लॉसेस को जो है ना वायर इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना शायद नहीं कर सकेंगी। वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ही उस पर फोकस करना पड़ेगा, डायरेक्टली बीपीसी से उसका इतना ताल्लुक नहीं है। और जो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस की बात है वो बिल्कुल उस पे प्राइस में कुछ फर्क एंड कंज्यूमर बीपीसी को इस तरह आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि आपके पास अगर 100% आपको प्राइस आ रही है तो उसमें 30% जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है और 70% जनरेशन की कॉस्ट है। तो अगर आप 70% को सिर्फ 50% पे भी आपके पास कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो आप 20% अपना बचा सकते हैं। और ऐसा है क्योंकि आपके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो अब अगर नहीं हो रहे तो फ्यूचर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अब प्राइवेटली सेल करना चाह रहे हैं, जिनमें एक एंग्रो एनर्जी है एट अ स्टार्ट, बट और भी लोग हैं जो कि अब चाहते हैं कि वो प्राइवेटली सेल करेंगे। गवर्नमेंट के बहुत से इश्यूज हैं, पेमेंट डिलेज होती हैं, चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती, तो प्राइवेट से आपको पेमेंट भी इंश्योर हो जाती है। तो ये कंक्लूजन था। होप सो कुछ इससे आपने ज़रूर थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। बाकी ये बिल्कुल इसके रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो आपको ये हमदर्द वालों ने भी किए हैं, मैंने भी खैर अपने पास किए हैं, और मैं ये प्रेजेंटेशंस भी मैंने जो आपका HIET है उनको शेयर कर दी है। तो होप सो वो बाकी कैंडिडेट्स के साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं कुछ अपनी बाकी लोगों के साथ शेयर कर सका। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for enriching us with your rich experience and knowledge. Now, I have one request to all the participants. We'll be sending the attendance form in the chat. Kindly fill that form for the e-certificate. हाँ बिल्कुल, आप फॉर्म भी सेंड कर दें। और ये इमरान का शायद कोई क्वेश्चन है, इमरान आप कर लें जब तक वो फॉर्म्स सेंड कर रहे हैं, तो Yes. आप अपना क्वेश्चन कर लें इमरान। Meanwhile, you can ask your questions. हाँ इमरान का हैंड रेज है, इमरान आप कर लें क्वेश्चन। इमरान शायद क्या अनम्यूट नहीं हो पा रहे या? I've given the rights to unmute yourself. You can ask ओके, your question. इमरान आपका आप अनम्यूट करके In देखें the ना। meanwhile, can I ask something? जी जी श्योर। Okay. हेलो। इमरान भी Yeah, आ Mr. गए हैं, Imran. एक मिनट रुकिएगा, इमरान को करने थे, उनका पहले से हैंड रेज था। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम। सवाल ये है कि जिस तरह से हम ये इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की कॉन्सेप्ट के तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा पहले स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहले से बन रही तरबिला मंगला, जहाँ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जम्पीर है और उसके अलावा जी जी थरकोल है, ये ऐसे जो हैं जो नेचुरल हमें वहां से बिजली ज्यादा तादाद में मिल रही है। हम जब इस पे आएंगे और ओवररूल करेंगे हम अपने पुराने सिस्टम को, तो उसके बाद जैसे हर सिटी में बिजली पहले से ही अलग रेट पे जा रही है कि इलेक्ट्रिक अपना रेट दे रही है और दूसरी इस्लामाबाद में अलग है, पेशावर में अलग है, तो इससे क्या होगा कि जब हम इस मार्केट सिस्टम में आ जाएंगे
तो इस तरीके के हमारे जो हमें ब्लैकमेल करते हैं, जब हम कराची में बिजली चाहिए हमें और वो गवर्नमेंट के किसी कॉन्सेप्ट में नहीं होगा, वो अपने तरीके से मार्केट में सेल करेगा, जैसे कराची की मार्केट में आम चीजें सेल होती हैं, तो वो हमें ब्लैकमेल इजीली करेगा। इससे पहले कि हम अगर अपने सिस्टम को ओवररूल करके किसी आसान तरीके पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा कानून बनाए जिसके थ्रू हम सबको एक पॉइंट पे ले आए। जैसे हमारे एजुकेशन डिस्टर्ब्ड है और हमारे बहुत से मसाइल हैं जो ऑलरेडी अलग अलग पार्टी के पास हैं। जब तक हम नेशनली कुछ एक कानून के तहत एक मार्केट में जाएंगे, तो सबको जहां जहां बिजली मिलेगी सही मिलेगी, और जहां जहां ज्यादा बिजली पैदा होगी हम इजीली मार्केट में ले आएंगे। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जो आपका ये वाला एक कॉन्सेप्ट है ना कि हर जगह पे अलग रेट्स हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस टाइम यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी एप्लीकेबल है पूरे पाकिस्तान में। तो जब आपकी एक टैरिफ जो कैलकुलेट होता है ना हर डिफरेंट डिस्कोर्स का, क्योंकि हर एक का लॉसेस डिफरेंट है, हर एक का एसेट डिफरेंट है, तो जो उनका अपना टैरिफ निकलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट जो कंज्यूमर एंड टैरिफ होता है वो पूरे पाकिस्तान में सेम होता है। जो यूनिफॉर्म टैरिफ होता है वो पूरे पाकिस्तान में सेम होता है। इसके बहुत से नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो एफिशिएंट डिस्कोज हैं लाइक लेस्कोज, आइस्को, उनके इवन टैरिफ कम होते हैं बट उनको ज्यादा पे करने पड़ते हैं। और जैसे पेस्को, सेप्को, जिनके हाई टैरिफ हैं, उनको कम टैरिफ मिलता है। वो मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रॉस सब्सिडी की, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह हैं, बट उसका एक अपना अभी फिलहाल गवर्नमेंट आपको बहुत से लोगों को सिक्योर कर रही है कि यार वो एक जैसे पैसे पे करें। ये एक अलग मतलब एक अलग डिस्कशन है इस पे। बट जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये जो मॉडल है इसका तरीका ही यही है कि यार इस तरीके से प्राइसेस कैसे कम होंगी जब मल्टीपल प्लेयर्स होंगे। तो आपके पास इन्होंने ये रखा हुआ है कि जितनी डिस्कोज होंगी वो सप्लायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होंगी, मतलब कई मौजूद होगी बैक एंड पे सप्लाई करने में। तो इसका तो एक रेट वो होगा जो कि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब जो नया प्लेयर आएगा वो जाहिर बात है कई से नीचे देगा तो आप लेंगे ना उससे, वरना तो आप लेंगे नहीं। आप समझे कई आपको दे रही 20 रुपए में, अब एक और बंदा आगे 22 का देगा तो आप थोड़ी लेंगे। जब तक वो 18 का नहीं देगा आप उससे ले, आप बोलेंगे कई से ही लेता रहूंगा भाई मैं। तो कंपटीशन लाने का तरीका ये है कि कुछ कंपनीज की प्राइस आप फिक्स कर देंगे, अब जो कॉम्पिटिटर आएगा वो उससे सस्ता देगा तो ही वो मार्केट में इन होगा ना। तो इस तरह एफिशिएंसी क्रिएट होना स्टार्ट होगी कि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो एक बेस प्राइस से कम देना स्टार्ट करेंगे, वरना उनसे कोई लेगा ही नहीं, वरना तो आप कहीं से ही लेते रहेंगे। तो ये उसका एक एंड है। बाकी मतलब जो एक सब्सिडीज कैसे दी जाती हैं वो एक अलग पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था वो कर ले यार। जी हाँ, मेरा था। हैदर, हैदर जी। जी। I am from NPCC, so I know the system operator part, बिल्कुल, गुड and गुड I've यार। दोस्त also 5 मिनट है बस, 1 मिनट में जल्दी जल्दी कर लें एक और क्वेश्चन ताकि ये एंड हो जाएगा फिर सेशन। जी हैदर, एनपीसीसी ओके। प्लीज। एक तो यह है कि कमोडिटी आपने जब डिफाइन की शुरू में हमारे पास खासतौर पे यहाँ पे आपने सिर्फ इसकी एनर्जी वाइज डिफाइन की। एनर्जी वाइज मींस मेगावाट आवर्स, और जो टाइम स्टैम्प था उसमें आपने डिफरेंशिएट किया था एनर्जी को। लेकिन पाकिस्तान में जैसे कि अभी हो रहा है, वोल्टेज की भी प्रॉब्लम है जो कि मेगावाट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास कहीं पे भी सिवाय बल्क पावर के बाकी कंज्यूमर लेवल पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम इसकी पेनल्टी जी उनको जी जी शो जी। मतलब उन पे डाल दें। तो जब मार्केट में आएगी सारी कुछ, तो वो सारे सारों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एनर्जी पे, कि एनर्जी उन्होंने कितनी कंज्यूम की है, ठीक है। तो बिलिंग का जो प्रोसेस है उस पे काफी इशू आएंगे, जो कि मुझे नहीं पता कि सीटीबीसीएम में एड्रेस किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं, उसमें ये है कि आपके पास देखें अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, जैसे अभी बिलिंग कर रहे हैं सेम वही बिलिंग है कि आपके पास जो कंज्यूमर है उससे सिर्फ एनर्जी की ही चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जब आप उससे एक लेवल अप आते हैं तो आप जो इंडस्ट्री होती है उससे आप कैपेसिटी के चार्जेस भी लेते हैं, पावर फैक्टर पेनल्टी भी लगाते हैं, और आप उससे एनर्जी के चार्जेस भी लेते हैं। इसी तरह इवन जब डिस्कोस सीपीपीए डिस्कोस से चार्ज करता है तो वो कैपेसिटी भी चार्ज करता है, और आपके पास इसी तरह एनर्जी भी चार्ज करता है। तो जो माइनर छोटे कंज्यूमर्स होते हैं उससे आप कैपेसिटी चार्ज करना जो है ना ये कहीं पे भी मतलब कुछ जगहों पे मॉडल डिफरेंट हैं जरूर, बट जो मोस्ट आप समझेंगे वो इसी तरीके से है कि आमतौर पे टीओयू टैरिफ्स ही हैं दुनिया में। तो उससे आपका खुद ब खुद, जब क्योंकि जो मेजर लॉसेज आते हैं वो कंज्यूमर की वजह से ही आते हैं, और जहां पे छोटे कंज्यूमर पे जो प्रॉब्लम होती है अगर वोल्टेज लॉस की, तो वो हमेशा डिस्को के एंड पे जाती है कि यार उसको उस जगह पे या तो लाइन नहीं देनी है या वहां पे मतलब कैपेसिटर अपने एंड पे लगाने हैं हमेशा।
आप अगर देखेंगे जो डिस्कोस की अपनी लाइन होती है तो वहां पे डिस्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ वायर बिजनेस कि जो छोटे कंज्यूमर रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं वहां पे वोल्टेज इंश्योर करना, उसके लिए उसे लाइन नहीं डालनी पड़े, उसके लिए उसे ट्रांसफार्मर लगाना पड़े, उसके लिए उसे कैपेसिटर लगाने पड़े। तो दिस इज, और ये उनकी कॉस्ट में बिल्ट इन होती है कि मतलब जब डिस्कोज अपने चार्जेस लेती हैं तो वो इसके पैसे ले रही होती हैं जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रही होती है, तो वहां भी ये जाके सेटल होता है। एग्जैक्टली तो मैं यही कह रहा हूँ कि जी हमारे जी पास जो एक तो होलसेलर है और उसको वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं डिस्कोस की, ठीक है, जी जी तो आप पुट कर रहे हैं सब कुछ चीज डिस्कोस पे, वोल्टेज प्रॉब्लम या पावर क्वालिटी प्रॉब्लम आप जी जी वो उस पे ला रहे हैं ना, जी जबकि जी हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो ही मेगावाट ज्यादा मींस के 0.8 फैक्टर होता है हर एक का, तकरीबन हर एक घर का हाँ हाँ जिसमें भी सही है दो सही तीन है। एसीज लगे होते हैं, ठीक है। वो तो अभी भी है तो ना, इन मैं द ये कह एंड रहा क्या हूँ अभी होगा भी कि है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, अभी तो डिस्कोज है सारा और हमारे पास कोई इस तरह की वो है नहीं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट सामने नजर नहीं आ रहा। लेकिन उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा पावर क्वालिटी का, वो होगा किसके दरमियान होगा, सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान होगा और जो हाँ लेट जैसे डिस्कोज होगा और जो आपको बिजली सप्लाई कर रहा है होलसेलर के दरमियान जी होगा, जी। ठीक है। और इसका जो मेन सबब है वो है कंज्यूमर, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको तो बताता हूँ, मैं उसकी आपको दोबारा बताता हूँ कि देखिए कंज्यूमर जो स्मॉल कंज्यूमर है ना उस पे ये चार्जेस डिस्को एंड पे ही जाते हैं। और जो आप कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी जब एक रिटेलर होगा तो वो रिटेलर यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस देगा ना इन्हें, जैसे एनटीडीसी को देते हो, तो उस यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस में जो उनके कंज्यूमर एंड पे जो भी उनके एक्स्ट्रा अगर उनको कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ रहा है या चीजें लगानी पड़ी हैं उसको बैलेंस करने के लिए, तो उसके चार्जेस उस यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस में इंक्लूड हो जाएंगे। आप कंज्यूमर एंड से बिल्कुल जो लास्ट छोटा छोटा कंज्यूमर होता है उससे आप ये चीजें रिकवर नहीं करते, और इस कंफ्लिक्ट को आप यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस में बैलेंस करेंगे। हो सकता है यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस अगर ₹1 है तो हो सकता है आपको ₹1.5 देने पड़े इन चीजों को सेटल करने के लिए, बट ये चीजें इस तरीके से सेटल होंगी यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस में। यार 1 मिनट रह गया बिलाल आपका क्वेश्चन, फिर ये खुद ब खुद एंड हो जाएगी ये मीटिंग। बिलाल आप हैं लाइन पे? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर क्विकली बस बीपीसीज के हवाले से जो कंसर्न इस वक्त क्या कहते हैं डिस्कस किया जा रहा है, उस हवाले से मैं जरा पूछना चाह रहा था कि हमारे पास जो बीपीसीज हैं इस वक्त वो क्रॉस सब्सिडी के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। जी जी तो बीपीसीज अगर क्या कहते हैं जो है ना, अगर इंडिपेंडेंट सप्लायर की तरफ मूव ऑन बाद कर में रहे क्या हैं होगा, सब्सिडी का क्या तो होगा? बात मैं बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें और इसमें देखें, इसमें पर ये इसमें होता है कि मैं क्वेश्चन आपका समझ गया हूँ, अब वो टाइम बिल्कुल कम है, 30 सेकंड ही रह गए। तो इसमें ये है कि जो आपका कमर्शियल कोड है ना कि जिसमें ये सेटल होगी, उसमें सीपीपीए जो कमर्शियल कोड सेटल हुआ है उसमें 3 चीजें हैं। जब आप बिजली खरीदेंगे तो जो बीपीसी आउट हो जाएगा सिस्टम से उसको एनटीडीसी के चार्जेस भी पे करने, क्योंकि वो एनटीडीसी रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसको जिस डिस्को के थ्रू वो व्हील करेगा एनर्जी उसके उसको चार्जेस पे करने हैं व्हीलिंग के। और प्लस उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि देयर विल बी सम टैक्स, टैक्स मींस देयर विल बी सम क्रॉस सब्सिडी, कि वो क्रॉस सब्सिडी जो है वो टैक्स की फॉर्म में कुछ परसेंटेज जो पावर मिनिस्ट्री अलाउ करेगी वो उसको डाला जाएगा ताकि वो पूरे सिस्टम की सब्सिडी को बैलेंस कर सके। ये उसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, ये इस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे वो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, वेरी इंटरेक्टिव। आई थिंक ये सेशन तो बहुत लंबा होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है।